हेलो एवरीवन, वेलकम टू कशिप ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो देखिए, इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि अगर हम कंसीडर करें कि मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं और इसका वैल्यू हमें मिल रहा है कोई जी एक्स। तो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो तब भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें जी एक्स ही मिलेगा। तो इस वे में अगर हम जी एक्स का इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, जी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें फिर से कैपिटल एफ एक्स मिलेगा और प्लस सी कांस्टेंट मिलेगा। इसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और ये जी एक्स जो है इसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। और ये जो साइन है ये हमारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसी वजह से इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इसी वजह से हम इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ये बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज किया जाता है जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रिमिटिव है क्या। तो हमें ये समझना होगा कि एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या प्रिमिटिव तीनों एक ही साइनोनिम्स हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है? सिंपली हम समझते हैं कि अभी हम देख रहे थे कि अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या आना है। अगर एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास आना है 2x, और अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन करें तब भी हमारे पास 2x ही आना है। तो अभी जस्ट हम सीखें कि ये एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रल क्या है? एंटी डेरिवेटिव है। अगर 2x का हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी कोई कांस्टेंट टर्म भी आएगा। तो यही देखते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राफ है। मान लेते हैं ये ग्राफ है हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 का ग्राफ ले लेते हैं। कांस्टेंट पे कुछ भी 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा ही पैराबोलिक होगा, और अगर प्लस 1 करते जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ लेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही आएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ हमने ले लिया। अगर यही हम डाउनवर्ड की तरफ भी लेते तो भी ऐसा ही कुछ आता। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ लेते तो भी ऐसा ही आता। अब इन सब में हम देखते हैं, अब इन सब में एक, इन सब के लिए एक कॉमन पॉइंट हम एक x इक्वल्स टू एक्स नोट पे हम रख ले रहे हैं। एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं x इक्वल्स टू एक्स नोट पे। तो इस कॉमन पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि इन सब का जो टेंजेंट होगा, इन सब का जो टेंजेंट वाला लाइन होगा, इन सब का जो टेंजेंट वाला लाइन होगा, इन सब का जो टेंजेंट वाला लाइन होगा वो इक्वल होगा। पैरेलल तो है ही, साथ में हम इसे इक्वल भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स जो ग्राफ है, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का जो ग्राफ है, ये हमें फैमिली ऑफ कर्व्स को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स को डिनोट करता है।
फैमिली ऑफ कर्व्स को ये डिनोट करता है। और इसमें इस तरह से है, लिख सकते हैं डिनोट्स फैमिली ऑफ कर्व्स सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, इन सब का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू x1 on every member is same, on every member is same। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इन सब का स्लोप जो है वो सेम आएगा। इन सब का स्लोप अगर हम dy/dx देखते हैं, dy/dx देखते हैं, इन सब का स्लोप तो क्या आएगा, 2x0 ही आएगा, इन सब का सेम आएगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सारे फैमिली ऑफ कर्व्स जो क्या है आपस में पैरेलल है, ये सारे फैमिली ऑफ कर्व्स आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स। इसमें कुछ फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। पहला इसका बेसिक सा फॉर्मूला है x⁴n dx। इसका फॉर्मूला होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट। और जहाँ पे अगर हम n के बारे में देखें तो n बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा एक्सेप्ट -1 -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर -1 होगा तो फिर n डिफाइन नहीं होगा। इसका हम कोई एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें x² का इंटीग्रेशन करना हो, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁴2+1 दैट इज 3 एंड डिवाइडेड बाय 2+1 दैट इज 3 प्लस c, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हर जगह होगा। अगर इसका फिर से हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास यही वैल्यू मिलेगा। इसलिए हमने इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव का है, जो कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं। इसी में अगर हमारे पास ax+b⁴n का अगर हमें इंटीग्रल देखना हो तो हम लिखेंगे ax+b⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है a, तो वो a यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। सेम इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्मूला पे हम आते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 1/x dx का अगर हम इंटीग्रल देखें तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x एंड प्लस c दैट इज कंपल्सरी। और इसी में अगर हमने ऐसा ले लिया 1/ax+b, और इसका अगर हमें इंटीग्रल देखना हो तो इसमें भी यही होगा log ax+b, जो कि मॉडुलस में होगा, डिवाइडेड बाय, मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में चला जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा होता है e⁻x का, जो कि एक्सपोनेंशियल का हम देख रहे हैं। e⁻x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी करें e⁻x ही आता है, बस इंटीग्रेशन में e⁻x+c आ जाता है। इसी का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। एग्जाम्पल में e⁻ln x है और इसका हमें ln√x है और इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो हम लिख सकते हैं, ये हम log की प्रॉपर्टी जानते हैं कि √x को हम इधर जंप करा के ला सकते हैं और x को e को हम log के पास ले जा सकते हैं। तो log e बेस e हो जाएगा, log e बेस e का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये √x बचा, और √x का इंटीग्रल अगर हम देखें तो √x को हम लिख सकते हैं x⁴1/2 dx, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x⁴1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1 प्लस c आएगा, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं x⁴3/2 प्लस c डिवाइडेड बाय 3/2। तो यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं, एक क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से, x/2x+3 का हमें इंटीग्रल करना है। तो इसे हमें डिनोमिनेटर के शेप में लाने की, इसे हमें डिनोमिनेटर की शक्ल में लाने के लिए क्या करना होगा,
2x+3 हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है और न्यूमरेटर में हमें x ही दिख रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर की तरफ बना लेते हैं। 2x से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई और करना होगा। ये 2x बन गया। अब इसमें क्या करते हैं, हम 3 को ऐड भी कर देते हैं और 3 को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हमारे लिए यहाँ पे काम आसान ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 2x+3 को एक बार अलग करेंगे और फिर ये -3/2x+3 को हम एक दूसरी बार अलग कर लेंगे। तो वैसा ही करते हैं हम। तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x+3 डिवाइडेड बाई 2x+3 करते हैं, माइनस एक बचेगा 3/2x+3 का इंटीग्रल। जब इन सब का करते हैं हम इंटीग्रेशन तो 1/2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट के 1 आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा अगले स्टेप में हम कर लेंगे, -3/2। तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और 1/समथिंग तो क्या हो जाता है, log 2x+3। और हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x⁻0। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x -3 log मॉडुलस ऑफ 2x+3 प्लस कांस्टेंट। यही होगा आंसर इसका। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कुछ x/x² प्लस 2x+1 और इसे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के लिए पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है तो डिनोमिनेटर को हम a+b के होल स्क्वायर के टर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, हम इसे लिख लेते हैं x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि a² + 2ab + b² हमें दिख रहा है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की शक्ल लाने की कोशिश करते हैं फिर से। इसमें हम क्या कर सकते हैं, x+1 और -1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने +1 कर दिया फिर से और -1 कर दिया, ताकि ये डिनोमिनेटर की तरह दिखे हमें। तो इसमें हम करते हैं x+1 को एक साथ का होल स्क्वायर dx -1/x+1 का होल स्क्वायर, ये भी dx, दोनों अलग हो गया। अब इन सब इसको तो कट करके हम वैल्यू लिख सकते हैं 1/x+1 इंटीग्रल, और इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x+1 टू द पावर -2 dx। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये इंटीग्रेशन होगा log x+1, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+1 टू द पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1 प्लस c। जब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ बनेगा log x+1 माइनस, और ये माइनस माइनस, ये -2+1 -1 बचेगा, तो इसे +1 हम कर देते हैं, -+1 हो जाएगा, और ये टू द पावर -1 हो जाएगा, तो इसे हम लिख देते हैं 1/x+1 प्लस c। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन करने के लिए इसे हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये a+b का होल क्यूब दिख रहा है हमें, क्या करेंगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², और इन सब का हमें इंटीग्रेशन करना है। डिवीजन में x है, करते हैं, सबको अलग अलग कर देते हैं। तो x³ इन सबको अलग कर सकते हैं। x³ क्या हो जाएगा, हमारे पास x² बचेगा, 1/x प्लस 3x² को करेंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, प्लस 3x/x तो 3 बचेगा। इन सब का इंटीग्रेशन करते हैं। जब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आ जाएगा, प्लस 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x²/2 आ जाएगा,
प्लस 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x आ जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट रहेगा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हम सीखे हैं कि log x होता है। 3x में भी 3 कांस्टेंट रहेगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और ये 3 भी है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 को हम 3x लिख सकते हैं और ये कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा।